तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका कॉन्सेप्ट ये हमें बताएगा कि एक क्वेश्चन देखो बहुत यूजुअली इंटरव्यूज में जब भी आप सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू देते हो तो उसमें एक क्वेश्चन होता है जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि आपको कोई भी क्वेरी दी है, आप उस क्वेरी को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछते हैं और ये पूछते हैं कि किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए आप कौन सा डेटाबेस प्रेफर करोगे, किस तरीके का डेटाबेस प्रेफर करोगे। ये दो तरीके के सवाल बड़े कॉमन होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सपोज आपने कोई एक डेटाबेस चूज कर लिया है। से मैंने एक एसक्यूएल डेटाबेस चूज कर लिया है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये पोस्टग्रेस हो सकता है, ये माई सीक्वल हो सकता है, एक आरडीबीएमएस है। ये क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप जब भी कोई क्वेरी लिखते हो, आप क्या टेक्निक्स यूज करके उस क्वेरी की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, यानी कि उस क्वेरी में से उसकी लेटेंसी घटा सकते हो। लेटेंसी का मतलब होता है कि सपोज तुम्हारे पास एक क्लाइंट है और एक तुम्हारे पास सर्वर है। क्लाइंट ने सर्वर पे एक रिक्वेस्ट करी, तो सपोज कुछ T1 टाइम लग गया, ठीक है। और सर्वर से वापस क्लाइंट तक रिक्वेस्ट रिसीव होने में कुछ T2 टाइम लग गया। तो T1 प्लस T2, ये जितना भी टोटल टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड लेटेंसी। ये एक सिस्टम डिजाइन की बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी सिस्टम डिजाइन के लिए हमें लेटेंसी कम से कम रखनी चाहिए, तभी वो अच्छा सिस्टम डिजाइन बनता है। तो इसी तरीके से हमने सपोज एक डेटाबेस चूज कर लिया, हमने एक एसक्यूएल डेटाबेस चूज करा है, से माई सीक्वल। उसके अंदर हम जो भी क्वेरीज लिखते हैं, तो क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं या क्या ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि मैं उस क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकूं, कम से कम टाइम में डेटा फेच कर सकूं। तो यार इसका जवाब होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो आपको भी पता होगा, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। हम इंडेक्सिंग की मदद से सबसे अच्छे से अपनी क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कम से कम लेटेंसी में, कम से कम टाइम में अपना डेटा फेच कर सकते हैं। लेकिन यार क्या सिर्फ इंडेक्सिंग ही एक तरीका है जो ये चीज को करता है, ऑप्टिमाइजेशन? तो देखो यार, एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है इंडेक्सिंग, लेकिन इंडेक्सिंग को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ प्री रिक्विसाइट्स लेने पड़ते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। वो क्या प्रिकॉशंस हैं, पहले उनको समझते हैं। उसके बाद डिटेल में देखेंगे कि इंडेक्सिंग किस तरीके से बेनिफिट कर रहा है हमें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इतने एरिया को। और अभी समझते हैं कि क्या प्री रिक्विसाइट्स होते हैं इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी तुम कोई क्वेरी लिखते हो तो तुमको हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी कॉलम्स ही प्रिंट या फेच करवाने की कोशिश करनी चाहिए। यूजुअली तुम क्या लिखते हो, एक सिलेक्ट क्वेरी लिखते हो, राइट। तुमने लिखा, सपोज मैंने लिख दिया सिलेक्ट और स्टार लिख दिया, और किसी भी टेबल से मैंने स्टार लिखवा दिया, ठीक है। अब ये जो स्टार है, ये सारे के सारे कॉलम्स उस स्पेसिफिक टेबल से फेच करके लेके आएगा। बट तुम खुद से पूछो, क्या मेरे को रिक्वायरमेंट, जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है इन सभी कॉलम्स की? सपोज तुमने एक बिजनेस लॉजिक लिखा है जो यूजर डिटेल्स को फेच करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको यूजर की आईडी की रिक्वायरमेंट है, तुमको यूजर के नेम की रिक्वायरमेंट है, और तुमको यूजर के ईमेल की रिक्वायरमेंट है। तो तुम उस यूजर का डेट ऑफ बर्थ, उस यूजर का लास्ट नेम, उस यूजर की लोकेशन, वो सारी डिटेल्स भी क्यों लेकर के आओगे? अननेसेसरी कॉलम्स को क्यों फेच करोगे? नहीं करोगे। इसलिए पहली कंडीशन ये होती है कि तुम हमेशा उतना ही डेटा फेच करो, उतना ही डेटा सिलेक्ट करो जो रिक्वायर्ड होता है। इससे बहुत हद तक तुम्हारी लेटेंसी डाउन तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, कुछ एक्सटेंड तक डेफिनेटली तुम्हारे क्वेरी जो है ऑप्टिमाइज तरीके से वर्क करेगी। लेटेंसी थोड़ी कम लगेगी, क्यों? क्योंकि जितने कम कॉलम्स होंगे फेच करने के लिए, उतना कम डेटा होगा डिस्क से रीड करने के लिए, उतना ही कम डेटा होगा नेटवर्क पे ट्रांसफर करने के लिए। तो ये चीज भी कम हो गई, डिस्क से जो मेरे को डेटा रीड करना है वो भी कम हो गया, नेटवर्क के थ्रू जो डेटा ट्रेवल करेगा वो भी कम हो गया। तो डेफिनेटली तुम्हारी क्वेरी बेटर परफॉर्म करेगी एज कंपेयर टू स्टार लिखने से, ठीक है। दूसरा प्रीरिक्विसाइट होता है इंडेक्सिंग से पहले कि तुमको
जितना हो सके उतने वेयर क्लॉजेस लगा दो। देखो, ज्यादा वेयर क्लॉजेस लगाने से भी तुम्हारी एफिशिएंसी घट सकती है यदि तुमने इंडेक्सिंग प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी है। बट हाँ, यदि तुम साथ में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रहे हो तो वेयर क्लॉज लगाने से तुम्हारी वो क्वेरी बहुत हद तक बिना वेयर क्लॉज लिखे वाली क्वेरी से इफेक्टिव वर्क करेगी और ऑप्टिमाइज वर्क करेगी। तो यदि पॉसिबल हो, तुम्हारे बिजनेस लॉजिक तुमको स्कोप दे रहा है कि तुम उस क्वेरी के अंदर वेयर क्लॉज लगा दो, तो डेफिनेटली तुमको लगा देना चाहिए। ठीक है? तो ये देखो, दो प्रीरिक्विसाइट्स हैं जो तुमको डेफिनेटली फॉलो करने ही करने हैं। इसके बाद तुम तीसरे स्टेप पे जाओगे, दैट इज इंडेक्सिंग। अब तुम इंडेक्सिंग लगाओगे, क्योंकि इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से वर्क करेगा यदि तुमने ये दो चीजें ऑलरेडी कर रखी हैं। तो यार थोड़ा समझते हैं डिटेल में कि इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, इंडेक्सिंग को थोड़ा समझते हैं। मैं पूरा पेज क्लियर कर देता हूँ। तो यार देखो, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोर लॉजिक। सपोज तुम्हारे पास एक बुक है, ठीक है, तुमको, ये एक 100 पेज की किताब है। ठीक है, कितने पेज की? 100 पेज की, कुछ भी 1000 पेज की भी हो सकती है। 1000 ले लो, 1000 पेज की किताब है। अब तुमको क्या करना है, तुमको एक स्पेसिफिक चैप्टर ढूंढना है इस किताब के अंदर। तो यार तुम्हारे पास दो तरीके हैं। या तो तुम पेज बाय पेज देखो कि वो चैप्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, या फिर इस किताब के इंडेक्स को फॉलो कर लो। तो इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में तुम्हें यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा होता है और पेज नंबर लिखा होता है। चैप्टर का नाम, पेज नंबर, चैप्टर का नाम, पेज नंबर। तो तुमको क्या मिल गया, तुमको पूरी के पूरी किताब को रीड करने की, पेज बाय पेज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम सीधा इंडेक्स में गए, तुमने चेक करा कि अच्छा ये चैप्टर इस पेज नंबर पे लाया करते हैं, और तुम डायरेक्टली उस पेज नंबर के ऊपर चले गए। तो तुम्हारा कितना टाइम सेव हो गया। यही सेम काम होता है इंडेक्सिंग के अंदर। कैसे, मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यार देखो, मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है। ये क्वेरी क्या फेच कर रही है कि सिलेक्ट नेम की जगह मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम यूजर। यूजर एक टेबल है जिसमें मैंने एक वेयर क्लॉज लगाया है जिसका नाम जॉन हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेरी है। अब यदि मैंने कहीं पे भी इंडेक्सिंग नहीं लगाई होती तो मैं इंटरनली क्या कर रहा होता। मान लो कि एक यूजर टेबल के अंदर, ये बहुत बड़ी यूजर टेबल है, मेरे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरा जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा स्केलेबल हो चुका है और बहुत उसकी रीच बढ़ गई है, और मिलियंस ऑफ यूजर्स इस वक्त मेरे आ गए हैं। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। उस डेटा सेट के अंदर मेरे को वो रिकॉर्ड्स निकालने हैं जिन रिकॉर्ड्स के लिए नाम जॉन होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं। मैं एक एक करके, और एक एक करके हर एक रिकॉर्ड को चेक करूंगा कि यार पहले रिकॉर्ड पे देखा क्या इसका नाम जॉन है, तो नहीं, इसका नाम जॉन नहीं है, रिजेक्ट करूंगा। दूसरे रिकॉर्ड को देखा, क्या इसका नाम जॉन है, तो इसका भी नहीं है। तीसरे को देखा, हाँ इसका जॉन है, तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा। चौथे को देखा, पांचवे को देखा, छठे पे मान लो फिर जॉन आ गया, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ऐसा करते 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 मैं कहाँ तक गया, 1 मिलियन जो रिकॉर्ड होगा वहां तक गया। तो तुम यदि यार ध्यान से देख पा रहे हो, तो इस पूरे पूरे प्रोसेस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी बन के आ रही है, बिग ऑफ एन बन के आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ, एक लीनियर सर्च कर रहा हूँ। तो यार ये बहुत ऑप्टिमाइज तरीका है? तो नहीं यार, ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज तो नहीं है। लेकिन क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? डेफिनेटली, मैं इंडेक्सिंग की मदद से इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं इंडेक्सिंग हमेशा लगाता किस पे हूँ, वेयर क्लॉजेस पे। जहां जहां पे भी जो क्लॉजेस होते हैं ना, मैं उन्हीं कॉलम्स के ऊपर इंडेक्सिंग लगाता हूँ। किसी भी रैंडम कॉलम के ऊपर देखो, जैसे इस स्टेटमेंट के अंदर मैं लास्ट नेम के ऊपर यदि इंडेक्स लगा दूंगा तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट नेम के बेसिस पे कभी कोई सर्च कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सर्च कर रहा हूँ नेम के बेसिस पे। ये एक फर्स्ट नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेम कॉलम है एक। मैं इस कॉलम के बेसिस पे सर्चिंग कर रहा हूँ, तो मेरी इंडेक्सिंग किस पे लगेगी, इस पे लगेगी। जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ वेयर क्लॉज के ऊपर मैंने इंडेक्सिंग लगाई है। यहाँ पे जितने भी क्लॉजेस हो सकते थे, ग्रुप बाय हो सकता था, ऑर्डर बाय हो सकता था, किसी स्पेसिफिक कॉलम पे कोई भी कीवर्ड में लगा सकता था,
कोई क्लॉज लगा सकता था, तो उन कॉलम्स के ऊपर ही मैं इंडेक्सिंग को लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स क्रिएट कर दूंगा, कुछ भी, आई अंडरस्कोर नेम इस नाम का मैंने एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया है। अब इंटरनली होता क्या है कि जैसे ही मैंने इंडेक्स क्रिएट करा होगा, तो इन सभी 1 मिलियन रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रुपिंग। कैसे? मान लो इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड कुछ होंगे, नेम जिनका नाम होगा, से राम नाम होगा, राम राम नेम के मान लो 1000 रिकॉर्ड मेरे पास मिल गए, तो एक ग्रुप बन जाएगा राम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1000 रिकॉर्ड्स। तो राम एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट कर रहा होगा 1000 रिकॉर्ड्स पे। समझ आता है? एक ग्रुप बन गया। सेम जॉन नाम का एक पॉइंटर क्रिएट होगा और वो पॉइंट कर रहा होगा से इसके 2000 रिकॉर्ड्स हैं, इसके 2000 रिकॉर्ड्स होंगे, तो ये उन 2000 रिकॉर्ड्स पे पॉइंट कर रहा होगा। सेम मेरे पास कुछ भी ले लो, सक्षम नाम का एक पॉइंटर होगा, इस नाम के मान लो 1000 बंदे निकल आए, तो ये 1000 रिकॉर्ड्स पे पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने क्या करा है, तुम ध्यान से देखो, तो ये एक तरीके का मैप ही तो है, और क्या है, एक तरीके का मैप है, एक ग्रुपिंग कर दिया है मैंने, एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रोज को। तो नेक्स्ट टाइम अब जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, तो एक लीनियर सर्च होने के बजाय ये सीधा सीधा चेक करेगा कि जॉन नाम इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में कहां पे है। तो ये देखेगा कि अरे ये रहा जॉन, यहाँ पे है जॉन, जॉन के कॉरस्पॉन्डिंग कितने रोज हैं? 2000 रोज हैं। तो अब सर्चिंग किस पे होगी? इन 2000 रोज पे होगी। तो डायरेक्टली तुमको दिख गया कि जॉन नाम के ऊपर 2000 रोज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा मेरा जो डेटा सेट था, जो 1 मिलियन था इनिशियली, अब वो सीधा घट के 2000 हो गया, और ये वो 2000 रिकॉर्ड्स हो गए हैं जो मेरे को प्रिंट करवाने हैं। बात समझ आती है? मान लो इसके अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे नाम थे, सिर्फ 3 ही ऐसे नाम थे जो यूनिक थे इस पूरे 1 मिलियन रिकॉर्ड्स में। तो 1 मिलियन रिकॉर्ड्स को सर्च करने के बजाय मैं अब सिर्फ और सिर्फ इन 3 रिकॉर्ड्स के अंदर सर्च कर रहा हूं, तो मेरा डेटा सेट भी घट गया है। जैसे ही मैं इन 3 रिकॉर्ड्स के अंदर सर्च कर रहा हूं, तो मेरे को एक जॉन कीवर्ड दिख भी गया है कि भाई जॉन नाम का मेरे पास नेम था, ये वेयर क्लॉज था, जॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी रोज होंगी वो सारी मेरी आंसर होंगी। बात समझ आती है? इंडेक्सिंग के केस में ये इंटरनली एक बी ट्री को यूज करता है। किसको यूज करते हैं? बी ट्री ले लो या फिर बी प्लस ट्री। यूजली जितने भी एडवांस डेटाबेसेस होते हैं, जैसे पोस्टग्रेस हो गया, माई सीक्वल हो गया, ये बी प्लस ट्री को यूज करते हैं। कैसे? तो एक बी प्लस ट्री जो होता है, ये तुम्हारा एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है। सेल्फ बैलेंस होता है, सॉर्टेड ऑर्डर में इंडेक्सेस को अरेंज कर देता है, और किसी भी एलिमेंट को बी ट्री के अंदर सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ लॉग एन। तो यार बिग O ऑफ एन से तुमने सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटा दी बिग O ऑफ लॉग एन, एक बी प्लस ट्री को यूज करके। इसलिए इंडेक्सिंग बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और यदि तुमने इन वेयर क्लॉजेस का ध्यान रखा है, इसके अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कॉलम्स है जो तुमने सिलेक्ट करे हैं, और इंडेक्सिंग तुमने लगा रखी है, तो वो क्वेरी बहुत बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी की तरह बिहेव करेगी, उसकी लेटेंसी बहुत ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू विदाउट एन इंडेक्स्ड क्वेरी। बात समझ आती है? तो ये एक हमारा तरीका हो गया। दिस वाज थर्ड वे, इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग को यदि मैं समराइज करूं, तो इंडेक्सिंग हमारा ग्रुप्स क्रिएट कर देता है यूनिक वैल्यूज का। किन यूनिक वैल्यूज का? जिन कॉलम्स के ऊपर हमने इंडेक्सिंग लगाई होती है, उन कॉलम्स के बेसिस पे ग्रुप्स क्रिएट कर देता है। और अब इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लीनियर सर्च, हम क्या करते हैं? बी प्लस ट्री के अंदर सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। बी प्लस ट्री एक सॉर्टेड ऑर्डर में इंडेक्सेस को रखता है। ये हमेशा सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है। इसमें सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ लॉग एन होती है। बिग O ऑफ एन एक लीनियर सर्च से बिग O ऑफ लॉग एन में आ गया लोगैरिथम में। तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। अब देखो, इंडेक्सिंग के कई सारे टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है? अभी इंडेक्सिंग में पहला टाइप होता है सपोज तुम्हारा सिंगल इंडेक्स। तो अभी जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया, दिस इज सिंगल इंडेक्स्ड कॉलम। एक ही कॉलम था जिसपे मैंने इंडेक्सिंग परफॉर्म करी।
वो क्या था, ये नेम नाम का कॉलम था जिसपे मैंने इंडेक्सिंग परफॉर्म करी। इसको बोलते हैं सिंगल इंडेक्स्ड कॉलम। तुम क्रिएट कर सकते हो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स। कॉम्पोजिट इंडेक्स क्या होता है, सपोज मान लो यहाँ पे मैंने लिखा वेयर नेम इज इक्वल्स टू जॉन, और इसके अंदर मैं एक और क्लॉज लिख देता, एंड तुम्हारा लास्ट नेम इज इक्वल टू माइक। लास्ट नेम भी मैंने लिख दिया माइक। तो अब तुम क्या कर सकते थे, तुम यहाँ पे एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बना सकते थे। कॉम्पोजिट इंडेक्स क्या होता है, दो कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बोलते हैं। तो नेम और लास्ट नेम, ये दो तुम्हारे, इन दो से कॉम्पोजिट इंडेक्स क्रिएट हो जाता। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये तब इफेक्टिव होता है जब तुम्हारी सर्चिंग लेफ्ट टू राइट हो रही होती है। बात समझ आती है? लेफ्ट टू राइट सर्चिंग जब हो रही होती है तो सबसे पहले तुम्हारा नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी, फिर लास्ट नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी। इसलिए यहाँ पे कॉम्पोजिट इंडेक्स बहुत अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करेगा। सिंगल इंडेक्स्ड कॉलम तुमने देखा, कॉम्पोजिट इंडेक्स तुमने देखा, एक होता है प्राइमरी इंडेक्स। तो देखो जो भी तुम्हारा टेबल है, जो इसमें ये टेबल कौन सा था, यूजर नाम का टेबल था ना, एक इसके अंदर एक प्राइमरी की भी है, आईडी, यूजर आईडी या आईडी ले लो। इसकी एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की तुमको पता है ना, यूनिक होती है और नॉट नल होती है। इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। जब भी तुम एक प्राइमरी की क्रिएट करते हो किसी भी टेबल में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ तरीके के तुम्हारे इंडेक्सेस हो गए हैं। तो तुम्हें पता चला कि इंडेक्सिंग कितना पावरफुल है, और इंडेक्सेस से तुम किस तरीके से अपनी क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और क्या तरीके हो सकते हैं, और तरीके देखते हैं। एक तुम्हारा चौथा तरीका हो सकता है कि तुम प्रॉपर जॉइंस लगाओ। प्रॉपर जॉइंस, है ना? देखो यार, होता क्या है कि यदि तुमने इंडेक्सिंग लगा रखी है ना, तुमने कॉलम्स की इंडेक्सिंग कर रखी है, तो जॉइन लगाना एक और इफेक्टिव सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट वो और ज्यादा तुम्हारी क्वेरी को ऑप्टिमाइज करेगा। कैसे? देखो, किसी भी क्वेरी को लिखने के दो तरीके हो सकते थे। या तो तुम सब क्वेरी बना करके लिखो, एक सब क्वेरी बनाओ, या फिर तुम उसमें जॉइन लगा दो, दो टेबल्स के बीच में जॉइन लगा दो। कौन सा इफेक्टिव होगा? तुम्हारा जॉइन इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, एक सब क्वेरी, एक बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम आता है जिसको हम बोलते हैं n+1 क्वेरी प्रॉब्लम। n+1 क्वेरी प्रॉब्लम, तो ये n+1 क्वेरी प्रॉब्लम होता क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तब तुमको क्लैरिटी होगी कि क्यों जॉइंस की यूज पड़ी। यार मान लो तुम्हारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है? एक तुम्हारे पास है स्टूडेंट टेबल, और एक तुम्हारे पास मान लो है कोर्स कोर्स टेबल। इन स्टूडेंट्स का, ये स्टूडेंट्स कुछ कोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप में एक स्टूडेंट के अगेंस्ट कई सारे कोर्सेज हो सकते हैं। बात समझ आती है? तो एक तरीका है, मेरे को निकालना है, सारी की सारी डिटेल्स निकालनी है स्टूडेंट्स की, इस स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट की सारी डिटेल्स निकालनी है। तो मेरे को इन दोनों कॉलम, दोनों टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तुमको इतना तो समझ आ रहा है कि ये एक पेरेंट टेबल है और ये एक चाइल्ड टेबल है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक आईडी यहाँ पे मेंशन होगी, जिसको बोलेंगे आईडी बोल दो या स्टूडेंट आईडी बोल दो। ये आईडी एक्ट करेगी एज अ फॉरेन की कोर्स टेबल के अंदर, एज अ स्टूडेंट आईडी। कैसा? एज अ स्टूडेंट आईडी। अब यार, इस पर्टिकुलर सपोज आईडी वन के कॉरस्पॉन्डिंग, आईडी वन यहाँ पे एक स्टूडेंट है, आईडी वन के कॉरस्पॉन्डिंग कई सारे तीन कोर्सेज अवेलेबल है सपोज, तो यहाँ उसकी स्टूडेंट आईडी वन होगी, उसकी भी स्टूडेंट आईडी वन होगी, उस तीसरे कोर्स की भी स्टूडेंट आईडी वन होगी, क्योंकि ये फॉरेन की है। अब मैंने तुम्हें पहले बताया कि वन इज टू मैनी रिलेशनशिप है, और मेरे को सारी डिटेल्स निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यार एक क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार या सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। ये पहली क्वेरी हो गई, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। अब इससे होगा क्या, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबकी आईडीज निकल के आ जाएंगी। क्या निकल के आएंगी? आईडीज निकल के आएंगी। अब हर एक क्वेरी के ऊपर, सपोज इसके अंदर n नंबर ऑफ रोज थे स्टूडेंट के अंदर, तो n रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास पहली क्वेरी लिख करके। अब हर एक कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या करूंगा, मैं एक सेकेंड क्वेरी लिखूंगा जिसको बोलेंगे चाइल्ड क्वेरी। ये क्या होगी? सेलेक्ट कोर्स या कोर्स नेम फ्रॉम कोर्स टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू आईडी फेच्ड फ्रॉम टेबल नंबर वन। बात समझ आती है?
हर एक रो के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को एक सब क्वेरी लिखनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि 1:many मैपिंग है ना। और ये दोनों कैसे लिंक्ड है? एक फॉरेन की से लिंक्ड है विच इज स्टूडेंट आईडी। तो इसको बोलते हैं n+1 क्वेरी प्रॉब्लम। एक क्वेरी तो मैंने लिखी, जो मेन क्वेरी मेरी थी, दैट वाज फाइंडिंग ऑल दी स्टूडेंट्स फ्रॉम द पेरेंट टेबल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पेरेंट टेबल से निकल के आए, तो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, ये एक क्वेरी थी। ये एक क्वेरी ये थी जो पेरेंट की क्वेरी थी, पेरेंट टेबल की क्वेरी थी। अब मेरे को हर एक पेरेंट उस एक क्वेरी के करस्पॉन्डिंग कई सारे रिकॉर्ड्स आए होंगे। अब हर एक रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग मेरे को एक और क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी जो चाइल्ड टेबल कोर्सेज फेच करके लेकर के आए। तो एक टेबल के करस्पॉन्डिंग, एक क्वेरी के करस्पॉन्डिंग n रिकॉर्ड्स आए, तो मेरे को n सब क्वेरीज और लिखनी पड़ेंगी। तो बात समझ आ रही है? इसलिए इसको बोलते हैं n+1 क्वेरी प्रॉब्लम। ये बिल्कुल भी इफेक्टिव तरीका नहीं है, बिल्कुल भी इफेक्टिव तरीका नहीं है। n की वैल्यू बहुत लार्ज हो सकती है, छोटी टेबल है, सपोज 100 रिकॉर्ड्स है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन मान लो तुम्हारे पास एक टाइम के बाद तुम्हारी एप्लीकेशन इतनी स्केलेबल हो गई है कि तुम्हारे ये जो स्टूडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स मिलियंस में पहुंच गए हैं, तो तुम हर बार मिलियन क्वेरीज थोड़ी एग्जीक्यूट करते रहोगे डेटा फेच करने के लिए। तो ये गलत तरीका है। इसलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होता है जॉइन लगा दो। यार तुम स्टूडेंट टेबल की आईडी और कोर्स टेबल की स्टूडेंट आईडी, इनके ऊपर एक जॉइन लगा सकते हो। तुम कैसा भी जॉइन लगा सकते हो, तुम यूजुअली इनर जॉइन लगाते हो, इनर जॉइन लिख दो या फिर खाली जॉइन लिख दो, वो एक ही बात होती है। और एक कार्टिशन यानी कि क्रॉस सेक्शन निकाल के देता है। स्टूडेंट और कोर्सेज दोनों टेबल्स में जो भी कॉमन होगा, जो भी मैच करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आईडी एंड स्टूडेंट आईडी, वो रिकॉर्ड सारे तुम्हारे एक साथ फेच करके लाके दे देगा। इससे तुम्हारी डेफिनेटली जो तुम्हारी ऑप्टिमाइजेशन की जो टाइमिंग है, जो लेटेंसी है, वो काफी हद तक घट गई। ऊपर से तुमने यदि इसके अंदर इंडेक्सिंग लगा रखी है, तो बहुत बहुत इफेक्टिव तरीके से तुम्हारी वो क्वेरी वर्क करेगी। ये चीज हमको समझ आती है। और क्या तरीके पॉसिबल है, और किन तरीकों से हम अपनी क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो यार देखो, एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि तुम यदि तुम्हारा बिजनेस लॉजिक तुमको स्कोप दे रहा है कि तुम लिमिट का यूज कर लो, तो तुम्हें कर लेना चाहिए। तुम मेक यूज ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स लगा दो, है ना। लिमिट से क्या होगा कि तुम्हारा जो डेटा है ना, वो छोटा हो जाएगा। डेफिनेटली तुमको यदि 100 रिकॉर्ड्स चाहिए एक बार में, तो तुम लिमिट 100 कर दो। तुम क्यों 1000 रिकॉर्ड निकाल रहे हो? तुम 100 रिकॉर्ड निकालो ना। तो 100 रिकॉर्ड वो निकाल के तुम्हें दे देगा। छठा तरीका क्या होता है, इस लिमिट का ही एक्सटेंशन है कि तुम पेजिनेशन यूज कर सकते हो। पेजिनेशन तुम अपनी अपनी बिजनेस लॉजिक में लगा सकते हो। तुम कोई भी एपीआई लिख रहे हो, उसके अंदर तुम पेजिनेशन कुछ इस तरीके से लगाओ कि वो हर बार 100 करके क्वेरीज फेच, 100 रिकॉर्ड्स करके फेच करे। और तुमको यूआई के ऊपर वो जो डेटा है उसको पेजेस में सेग्रीगेट कर दो। यदि 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो 1 मिलियन रिकॉर्ड्स को हजार हजार या दो हजार या 10-10 हजार के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दो और मल्टीपल पेजेस में सेपरेट कर दो। कैसे करेंगे? ऑब्वियसली लिमिट से ही करेंगे। तो लिमिट्स का यूज करेंगे। बात समझ आती है? जब भी पॉसिबल हो सके क्लॉजेस का यूज करो। ऑर्डर बाय आईडी, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, इन सब का यूज करो ऑप्टिमाइज तरीके से। तुम्हारी क्वेरी की लेटेंसी डेफिनेटली घट जाएगी। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? तुम्हारा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग डेफिनेटली तुम्हारी क्वेरी को घटाता है, बट इंडेक्सिंग का एक डिसएडवांटेज भी होता है। तुम जितने ज्यादा इंडेक्सेस लगा दोगे, जितने ज्यादा तुम इंडेक्सिंग करोगे, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल इंडेक्सिंग कर क्या रहा है, तुम्हारा बी ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ग्रुप्ड डेटा को ही तो स्टोर करता है। तो जितने ज्यादा इंडेक्सेस होंगे, उतनी ज्यादा मेमोरी खर्च होगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा डेटा को ग्रुप करना पड़ेगा और स्टोर करके रखना पड़ेगा। जितने ज्यादा इंडेक्सेस, उतनी ज्यादा मेमोरी कंजप्शन। तो एक बार और क्या डिफरेंस और क्या डीमेरिट है इसका, कि यार इंडेक्सेस को मान लो तुम्हारी किसी भी पर्टिकुलर टेबल के अंदर तुमने कुछ कॉलम पे इंडेक्सेस लगाए। आज तो वो ठीक चल रहा है, लेकिन 6 महीने बाद तुमको रियलाइज हुआ कि यार नहीं, ये जो कॉलम का जो डेटा टाइप है, मेरे को वो चेंज करना है। मुझे ये इंट डेटा टाइप से इसको बिग इंट बनाना है या कुछ भी करना है, इसको इसको एक कैरेक्टर बनाना है या स्ट्रिंग बनाना है।
तो तुमको जो इंडेक्स तुमने बनाया होगा ना, जितने भी इंडेक्सेस होंगे, चाहे वो सिंगल कॉलम इंडेक्स हो, चाहे वो कॉम्पोजिट इंडेक्स हो, या किसी भी तरीके का इंडेक्स हो, तुमको उस इंडेक्स को मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा चेंज हो जाने से वो इंडेक्स वर्क नहीं करेगा। वो इंडेक्स वर्क तभी करेगा जब तुम्हारा डेटा और वो इंडेक्स एक साथ मैप करेंगे, मैच करेंगे। बात समझ आती है? तो तुमको मैन्युअली अपने इंडेक्सेस अपडेट करने पड़ेंगे। यदि बहुत सारे इंडेक्सेस बना रखे हैं तो बहुत सारी मैनुअल एफर्ट्स तुमको करने पड़ेंगे। तुमको फिर से इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा, पुराने इंडेक्स को ड्रॉप करके नए इंडेक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये एक डीमेरिट होता है इंडेक्स का। दूसरा मैंने बता ही दिया है, जो मेमोरी ओवरहेड क्रिएट हो जाता है। जितने ज्यादा इंडेक्सेस उतनी ज्यादा मेमोरी, उतना ही ज्यादा स्पेस कंज्यूम होगा उन डेटा को ग्रुप करके बी ट्री के अंदर रखने का। ठीक है, ये डीमेरिट होता है इंडेक्सिंग का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जब भी आपसे कोई पूछे तो आप ये 5 तरीके उनको बताइए कि इन पर्टिकुलर तरीकों से हम क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसकी लेटेंसी घटा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।